नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका शुमार देश के उन नेताओं में होता है जिनका संबंध सभी के साथ हमेशा बेहतर रहा। राजनीति में दल की दीवारों से परे उनके 50 साल से ज्यादा का सियासी सफर रहा। इस दौरान उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। राजनीति के दौर बदले, लेकिन रामविलास पासवान हमेशा वक्त के साथ चले। जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो हर बार उससे जीत कर ही बाहर आए। उन्होंने सत्ता की राजनीति और सामाजिक न्याय में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया और इसी प्रक्रिया में वो सामाजिक न्याय की मजबूत आवाज और वंचित तबकों के बड़े नेता बनकर उभरे। उन्हें राज्यसभा टीवी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। उनके पास 5 दशक से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव था, जिसमें वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। रामविलास पासवान ने सियासी सफर में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा। पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। पुलिस की नौकरी छोड़कर 1969 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा। रामविलास पासवान 1969 में पहली बार विधायक बने। 1970 में इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त सचिव का पदभार संभाला। 1974 में लोक दल के महासचिव बने। रामविलास पासवान समाजवादी विचारधारा के बड़े नेताओं में शामिल रहे। ये आपातकाल के विरोध में हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन की उपज थे। आपातकाल के दौरान जेल भी गए। जेल से आने के बाद रामविलास पासवान का दिल्ली का सफर शुरू हो गया। ये साल 1977 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर बिहार की हाजीपुर सीट से रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में भी रामविलास पासवान ने इसी सीट से दोबारा जीत हासिल की। 1982 से 1984 तक ये लोकसभा में लोकदल के नेता रहे। 1985 से 86 तक ये लोकदल के महासचिव रहे। तीसरी बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्र की विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए। इन्हें श्रम कल्याण मंत्री बनाया गया। 1991 में ये 10वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1996 में ये 5वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1996 से 1998 तक संयुक्त मोर्चा की सरकार में एसडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। इस दौरान इन्होंने रेल मंत्रालय के अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1998 में ये 12वीं लोकसभा में 6ठी बार निर्वाचित होकर संसद पहुंचे। 1999 में ये फिर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1999 में ये केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बने। इन्होंने 1999 से 2001 तक संचार मंत्री का पदभार संभाला। 2004 में ये एक बार फिर से 14वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। कांग्रेस के नेतृत्व में आई यूपीए सरकार में भी रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री बनाए गए। मई 2004 से 2009 तक इन्होंने केंद्र सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। जुलाई 2010 से मई 2014 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। 2014 में ये एक बार फिर से लोकसभा के लिए 9वीं बार निर्वाचित हुए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में इन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का पदभार संभाला। 2019 में रामविलास पासवान एक बार फिर राज्यसभा के लिए चुने गए। इस बार भी इन्हें केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई।
लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने 70 के दशक में राजनीति में कदम रखा और फिर सियासत की बुलंदी साल दर साल चढ़ते गए। उन्होंने बिहार के हाजीपुर संसदीय सीट को कर्मभूमि बनाया और ऐसी जीत दर्ज की जो रिकॉर्ड बन गई। रामविलास पासवान के नारे आम थे। उन्होंने सत्ता की राजनीति और सामाजिक न्याय में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसी प्रक्रिया में वो सामाजिक न्याय की मजबूत आवाज और वंचित तबकों के बड़े नेता बनकर उभरे। रामविलास पासवान। देश के लोगों ने ये नाम 1977 के चुनाव के बाद सुना, जब बिहार की हाजीपुर सीट पर इन्होंने रिकॉर्ड अंतर से चुनाव जीता था और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया था। रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 4.25 लाख वोटों से हराकर पहली बार लोकसभा में कदम रखा। ये कोई आम घटना नहीं थी और 1977 की इस जीत ने इन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया और अगले 4 से भी ज्यादा दशकों तक ये राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण किरदार निभाते रहे। ये देश के इकलौते राजनेता रहे जिन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर एस.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी समेत 6 प्रधानमंत्रियों की सरकारों में मंत्री पद संभाला। 1989 के बाद से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की दूसरी यूपीए सरकार को छोड़ ये हर प्रधानमंत्री की सरकार में मंत्री रहे। तीसरे मोर्चे की सरकार हो या कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार या फिर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार, रामविलास पासवान मंत्री बने रहे। रामविलास पासवान ने सत्ता की राजनीति और सामाजिक न्याय को हासिल करने में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसी प्रक्रिया में ये सामाजिजिक न्याय की मजबूत आवाज और वंचित तबकों के बड़े नेता बनकर उभरे। वंचितों की आवाज उठाने के लिए रामविलास पासवान ने 1981 में दलित सेना की स्थापना की। 1984 में जब देश में वंचित तबकों के उत्थान की राजनीति ने जोर पकड़ा तो पासवान ने हरिद्वार, मुरादाबाद जैसी सीटों पर हुए उपचुनाव में जाकर अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश की और बिहार के बाहर भी राजनीति की राह बनाई। दिसंबर 1989 में ये प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिपरिषद में श्रम और कल्याण मंत्री बने तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। इसके चलते ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण का लाभ मिला था और देश की राजनीति बदल गई थी। हालांकि पिछड़ों के नेता बनकर देश के राजनीतिक गलियारे में पहचान बनाने वाले रामविलास पासवान का सभी जातियों को लेकर विचार हमेशा से ही सकारात्मक रहा। उनकी पहचान केवल एक दलित नेता के रूप में नहीं थी और वो एक ऐसे दलित परिवार में पैदा हुए थे और नेता बनने के बाद समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने की क्षमता रखते थे। तो समाज के सभी लोगों को लेकर चलने की उनकी क्षमता थी और मेरा तो 30 साल का संबंध रहा। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। बिहार में ऐसे विरले नेता हैं जिन्होंने देश के अंदर और पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। रामविलास पासवान अनुसूचित जातियों को संविधान और कानून में दिए गए अधिकारों पर किसी भी तरह की आंच आने के मौकों पर खुलकर बोला करते थे। जब भी कमजोर तबकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्होंने अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल किया। हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के मौजूदा स्वरूप को बहाल करने के मामले में इनकी दखल बेमिसाल रही। मैं और पासवान जी हम एक मत के थे, मतलब कोई भी निर्णय अगर लेना है तो बैठकर हम निर्णय ले लेते थे। दलित पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ हम आवाज उठाते थे। हम सत्ता में जरूर है लेकिन समाज के लिए सत्ता में है और इसीलिए समाज पर जब भी कोई अन्याय होता है तब समाज के मदद के लिए हमने जाना ही चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। इसी तरह की विचारधारा उनकी थी। रामविलास पासवान ने साबित किया कि अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता में रहना बेहतर होगा।
एक लेख में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में अपने मकसद को लेकर रामविलास पासवान की प्रतिबद्धता का मैं गवाह रहा हूं। हमने सामाजिक न्याय, शांति, लोकतंत्र और विकास से संबंधित मुद्दों पर कई बार चर्चा की। वो एक कुशल प्रशासक, वक्ता और बेहद प्रभावशाली सांसद थे। चाहे सत्ता पक्ष में रहे हों या फिर विपक्ष में, उन्होंने अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखी। अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए जो कानून पहले से मौजूद हैं, उनको बचाए रखना इनकी राजनीति का बड़ा हिस्सा रहा और सत्ता में इनकी मौजूदगी इसे सुनिश्चित करती रही। रामविलास पासवान ने इसी ताकत के दम पर सन 2000 में अलग राह पकड़ी। सामाजिक न्याय, वंचितों और पीड़ितों की आवाज उठाने के मकसद से इन्होंने अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी रखा। हालांकि विधानसभा चुनावों में एलजेपी को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन रामविलास पासवान केंद्र की सत्ता में बरकरार रहे और वंचित तबके की आवाज बने रहे। वो जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। जिंदगी उन्होंने इन्हीं विषयों के लिए खपा दी। रामविलास पासवान देश की राजनीति की नब्ज को पहले से ही भांपकर उसी अनुरूप अपनी अगली राजनीतिक दिशा तय किया करते थे। यही कारण रहा कि अपने लंबे राजनीतिक सफर में ये अधिकतम समय सत्ता से जुड़े रहे। हालांकि इन्होंने हमेशा चुनाव पूर्व गठबंधन ही किया। देश की राजनीति में भी ये कई गेम चेंजर मोमेंट्स के मुख्य किरदार बने। 2004 के आम चुनाव में रामविलास पासवान सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनी यूपीए के साथ हो गए। सन 2009 के आम चुनाव में इन्होंने कांग्रेस का हाथ झटककर आरजेडी के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये उसी हाजीपुर सीट से हार गए जहां से कभी रिकॉर्ड मतों से जीते थे। सन 2014 के आम चुनाव में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आ गए और एनडीए का हिस्सा बन गए। रामविलास पासवान ने सन 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था और इनकी जगह इनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2019 में इन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी भी अपने बेटे चिराग पासवान को सौंप दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रामविलास पासवान चाहे जिस भी मंत्रालय में रहे हों, हर मंत्रालय में अपनी खास कार्यशैली के लिए पहचाने जाते रहे हैं। चाहे वो केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय में मंत्री रहे हों, रेल मंत्री रहे हों, संचार मंत्री रहे हों या फिर किसी अन्य मंत्रालय में, हर मंत्रालय में उन्होंने गरीबों या हाशिए पर जीवन बिता रहे लोगों के बारे में कुछ ऐसे फैसले लिए जो हमेशा याद किए जाएंगे। मैं रामविलास पासवान। ये तस्वीरें 30 मई 2019 की हैं, जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रामविलास पासवान ने फिर मंत्री पद की शपथ ली थी। जिम्मेदारी मिली उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की। वो मंत्रालय जिस पर बड़ी जिम्मेदारी थी देश के गरीब की हिस्सेदारी तय करने की। इस काम में रामविलास पासवान पूरी तरह खरे साबित हुए। गरीबी के दंश को करीब से देखने वाले रामविलास पासवान गरीबों का दर्द समझते थे। वो जानते थे कि आखिर देश के गरीबों और वंचित तबके की जरूरत क्या है। कोरोना महामारी के दौरान जब गरीबों को मुश्किलें पेश आईं, तो उनका मंत्रालय रक्षक बनकर खड़ा हो गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने में रामविलास पासवान की अहम भूमिका रही। उनका मानना था कि इस योजना के लागू होने से देश की तस्वीर बदलेगी। इसका लाभ हर गरीब को मिलेगा, खासकर उसे जो अपने घर से दूर किसी दूसरे राज्य में रह रहा है। अब तक इस योजना के दायरे में 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आ चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान रामविलास पासवान ने पूरे देश में प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरोना काल में बीमार होने के बावजूद इन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए बेहद मेहनत की थी।
पूरे देश में महामारी के दौरान पलायन कर रहे मजदूरों ने देश के कोने कोने में राशन उठाया। इसके तहत देश के 81 करोड़ जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ मिला। रामविलास जी एक प्रामाणिक जन नेता थे, सिर्फ बिहार के नहीं। साधारण परिवार में पैदा होकर भारत में 9 बार लोकसभा के एमपी बनना, 2 बार राज्यसभा में जाना, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करना और बहुत ही योग्य मंत्री। मैं अटल जी की सरकार में पहली बार उनके साथ कोयला खान में राज्य मंत्री थे और अभी कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया, खाद्य आपूर्ति मंत्री, 80 करोड़ गरीब लोगों को खाना खिलाना प्रधानमंत्री के निर्देश पर, चावल, गेहूं, दाल, ये बहुत बड़ा काम था। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ये बहुत दुखद है, ये बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। रामविलास पासवान जी एक ऐसे सामाजिक न्याय के नेता थे जिनको सब समाज के लोग पसंद करते थे। वो समाज को जोड़ने के लिए जीवन उन्होंने दिया है। पहली यूपीए सरकार के दौरान केंद्र में रसायन, उर्वरक और इस्पात मंत्री रहते हुए इन्होंने झारखंड के सिंदरी में खाद कारखाना चालू करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित करवाया था। इन्होंने इंडियन आयरन एंड स्टील जीतपुर और चासनाला का अधिग्रहण सेल के अधीन करवाया था, जिससे हजारों लोगों की नौकरियां बची थीं। साथ ही बोकारो स्टील प्लांट विस्तारीकरण की योजना को भी आगे बढ़ाया था। रसायन और उर्वरक मंत्री रहते हुए सन 2008 में इन्होंने फार्मास्यूटिकल विभाग के निर्माण में भी अहम भूमिका अदा की। रामविलास पासवान हमेशा से ऐसे निर्णयों के लिए जाने जाते रहे जो गरीब तबके के जीवन में बदलाव लाए। रामविलास पासवान 1999 से 2001 तक अटल जी की सरकार में संचार मंत्री रहे। गांव तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्हीं के समय तार विभाग का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ था और एक नई कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड का जन्म हुआ था। इससे पहले इन्होंने तार विभाग में काम करने वाले हर कर्मचारी के घर पर विभागीय टेलीफोन कनेक्शन लगवा दिया था। इनका कहना था कि जब तार विभाग के अधिकारी के घर टेलीफोन कनेक्शन लग सकता है तो फिर चपरासी या लाइनमैन के घर में क्यों नहीं। इस देश में अंबेडकर के बाद अगर सबसे बड़ा दलित नेता कोई पैदा हुआ तो उसका नाम रामविलास पासवान है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि बिहार ने अंबेडकर के कद के नेता को पैदा करने का काम किया है और एक ऐसा व्यक्ति जो 1 दर्जन से ज़्यादा विभागों का अलग अलग समय मंत्री रहे, एक अमिट छाप छोड़कर चले गए। एक ऐसे नेता थे जिनका कोई विरोधी नहीं था, व्यवहार का आइडियोलॉजिकल था लेकिन व्यक्तिगत विरोधी। 1996 में देवेगौड़ा सरकार में रामविलास पासवान को रेल मंत्रालय सौंपा गया था। इसके बाद गुजराल सरकार में भी ये रेल मंत्री के पद पर रहे। इस दौरान इन्होंने हाजीपुर और प्रयागराज समेत 7 नए रेलवे जोन बनाए। साथ ही यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी करने का काम किया। रेल मंत्री के तौर पर इन्होंने कुलियों के हित में भी कई फैसले लिए थे। इतना ही नहीं, 90 के दशक में देश की कुछ चुनिंदा रेलगाड़ियों में ही पैंट्री कार होती थीं। नाश्ता, खाना या चाय बेचने का काम पैंट्री कार के कमीशन वेंडर किया करते थे। उन्हें खाने के हर पैकेट या चाय पर बंधा हुआ कमीशन मिलता था। जब रामविलास पासवान के सामने इन वेंडर्स ने गुहार लगाई तो इनकी नौकरी पक्की कर दी गई। इसके अलावा इन्होंने रेल का रंग बदलने का भी काम किया। उस समय रेलगाड़ी के डिब्बे लाल रंग के हुआ करते थे। अंग्रेजों के जमाने के रंग को उतारने का काम रेल मंत्री रहते हुए रामविलास पासवान ने किया था और देश की लाइफलाइन लाल से नीली हो गई। कुल मिलाकर केंद्र में जब भी रामविलास पासवान मंत्री बने तो उन्होंने ऐसे काम किए जिससे सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ी और सत्ताधारी पार्टी के जनाधार में भी इजाफा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खगड़िया के छोटे से इलाके शहर बन्नी से निकलकर शीर्ष सत्ता तक अपनी पहचान बनाने में रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा। उनके राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने हमेशा दोस्त बनाने में विश्वास रखा। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ साथ उनके संबंध देश के सभी क्षेत्रीय दलों के साथ भी काफी बेहतर रहे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई संपूर्ण क्रांति से पहले ही रामविलास पासवान नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और राज नारायण के ये काफी करीब आ गए थे। छात्र आंदोलन और जेपी आंदोलन के समय लालू यादव, नीतीश कुमार,
सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे नेताओं के साथ रामविलास पासवान भी चर्चा में रहे। तो हम सब लोगों को दुख है। हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और कामना करते हैं कि उनका काम लोग याद रखें और जिस तरह से लोगों के साथ उनका संपर्क था, हम समझते हैं कि आगे आने वाले समय में भी उनका जो संपर्क रहा है और उनकी जो भूमिका रही है, लोगों के साथ जो रिश्ते रहे हैं, उसको लोग नहीं भुलाएंगे। देश में जब आपातकाल लागू किया गया तो रामविलास पासवान खुलकर इसके विरोध में सामने आए। आपातकाल के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे आपातकाल में ये जेल में रहे। समाजवादी धारा ही इनकी जीवन धारा बनी रही। आपातकाल के खिलाफ हुए आंदोलन में सभी शीर्ष नेताओं के साथ रामविलास पासवान की नजदीकियां रहीं। रामविलास पासवान राजनारायण और कर्पूरी ठाकुर के बेहद करीबी नेताओं में एक थे। रामविलास पासवान जिससे भी जुड़े, वो संबंध स्थायी होता चला गया। रामविलास पासवान के संबंध तेज तर्रार मजदूर नेता और समाजवादी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी बेहतर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान जी जो विगत 5 दशकों से पूरे देश और बिहार के विशेष करके राजनीतिक स्तंभ पर सितारे की तरह चमकते रहे, आज उनका अस्त हो गया। आज हम लोग अंतिम यात्रा में यहाँ आए, अंतिम विदाई देने आए। वो हंसते हुए चले गए, सबको रुला गए। गरीबों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए जो उनके अंदर प्रेम था, वो बहुत ही शांत भाव से, विनम्रता की मूर्ति थी। पक्ष में हमारे साथ रहें, विपक्ष में रहें, उस व्यक्ति ने जो दलित चेतना है या जो हाशिए के समूह का जो विमर्श है, उस पर अपनी मुखर आवाज़ हमेशा रखी। जेपी आंदोलन, इमरजेंसी के खिलाफ और जेल से निकलने के बाद इनका कद राष्ट्रीय नेता का हो गया था। 5 दशक की राजनीतिक सामाजिक सक्रियता की जो मिसाल इन्होंने कायम की, वो अपने आप में खास है। 1977 में रिहा होने पर ये जनता पार्टी के सदस्य बन गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के ये करीबी सहयोगी रहे और चौधरी चरण सिंह के लोकदल में बरसों उनके साथ रहे। रामविलास पासवान के क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ भी मधुर संबंध रहे। इनके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण ये था कि पार्टी और गठबंधन चाहे किसी भी विचारधारा के हों, इनके संबंध सभी के साथ अच्छे रहे। 1989 में सत्ता में आई वीपी सिंह सरकार में रामविलास पासवान महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे। 1989 के बाद से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की दूसरी यूपीए सरकार को छोड़कर ये हर प्रधानमंत्री की सरकार में रहे। कांग्रेस विरोधी आंदोलन से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले पासवान के संबंध अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी दोनों के साथ अच्छे रहे। 1996 से 2015 तक केंद्र में सरकार बनाने वाले सभी राष्ट्रीय गठबंधन, चाहे यूपीए हो या एनडीए, का वो हिस्सा बने। कई सरकारों में ये अलग अलग पदों पर रहे। विलास पासवान के निधन से बहुत ही दुख हुआ। वो बहुत नेक आदमी थे, अच्छे आदमी थे। पिछले 4 दशकों से मैं उनको जानता था। कभी हम विपक्ष में रहे, कभी वो विपक्ष में रहे और कभी हम साथ इकट्ठे भी सरकारों में रहे। और डाउन टू अर्थ है। हमेशा जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनकी हमेशा मदद करते थे। रामविलास पासवान हमेशा से दोस्त बनाने और संबंधों में निवेश करने में भरोसा रखते थे और कभी कभी खुद को झगड़ रहे गठबंधन सहयोगियों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने वाले की तरह ही दिखते थे। इसे इनका व्यक्तित्व ही कहें कि पासवान के निधन पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दुख को बयान करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री ने इनके निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया। जेपी आंदोलन से निकले रामविलास पासवान की पुण्यतिथि जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के साथ ही है। कहते हैं इंसान जन्म लेता है, माँ की गोद से निकलकर चलना सीखता है, फिर जवान होता है, संभलते संभलते बूढ़ा और फिर दुनिया को अलविदा कह देता है। रामविलास पासवान ने भी जीवन के सारे पड़ाव एक सामान्य आदमी की तरह देखे, लेकिन जैसे ये जिए, जैसे इनके काम रहे, ये हमेशा अमर रहेंगे। इनके जीवन की संघर्षपूर्ण पारी
हमेशा प्रेरणा देने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।